तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत तुलसी और गौतम के बीच चल रही फोन कॉल से होती है। इधर तुलसी गौतम से ये जानने की मांग कर रही होती है कि उसे करण की गतिविधियों के बारे में जानकारी कैसे मिली। तो गौतम उसको सीधे जवाब देने के बजाय कहने लगता है कि वो उसे कुछ तस्वीरें भेज रहा है, जिससे सारी स्थिति अपने आप साफ हो जाएगी। जैसे ही गौतम तस्वीरें भेजता है, तुलसी जब उन फोटोज को देखती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तस्वीर में करण जिस लेडी के साथ होता है वो लेडी नहीं होती जिससे तुलसी मलाबार हिल में मिली थी। इधर फोन के दूसरी ओर गौतम तुलसी की खामोशी से समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो उससे उसकी खैरियत पूछता है। तो सदमे की स्थिति से बाहर निकलते हुए तुलसी का लहजा अब शक और थोड़े गुस्से से भर जाता है। वो गौतम से सीधे सवाल करती है कि उसके पास ये तस्वीरें कहां से आई और क्या वो करण की जासूसी करवा रहा है। तो इस सीधे आरोप के जवाब में गौतम पूरी ईमानदारी से उसको सारी कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि उसके मन में शक का पहला बीज तब पड़ा जब वो परी के केस के मामले में मुंबई आया था और उसने नंदिनी को किसी जासूस से मलाबार हिल के पते के बारे में बात करते हुए सुना। फिर उसका ये शक तब और पुख्ता हो गया जब वो दोबारा मुंबई आया, जिस दौरान नोएना की शादी का ड्रामा चल रहा था और तुलसी भी मिसिंग थी। उस समय उसने करण को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था। गौतम याद दिलाता है कि करण फोन पर कह रहा था कि वो उस दिन मलाबार हिल नहीं आ पाएगा, लेकिन जैसे ही घर की प्रॉब्लम्स खत्म होगी वो मिलने जरूर आएगा। इसके बाद गौतम तुलसी को समझाता है कि इन घटनाओं ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शांति निकेतन का यह आदर्श बेटा निश्चित रूप से कुछ गलत कर रहा है। सच्चाई जानने की मजबूरी में उसे करण की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किसी को नियुक्त करना पड़ा। वो आगे अपनी मां से कहता है कि उनकी प्रतिक्रिया ने भी यह साबित कर दिया है कि करण अपेक्षा से कई अधिक चालाक है और उसने सभी को अपनी कहानी में उलझा कर रख दिया है। वो एक बार फिर तुलसी से यह पुष्टि करने के लिए पूछता है कि तस्वीर वाली महिला वो नहीं है ना जिससे वो मिली थी। तो भारी मन और टूटी हुई आवाज में तुलसी इस बात को स्वीकार कर लेती है। वो अपनी लाचारी व्यक्त करती है और कहती है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि असली सच क्या है। इस पर गौतम उसको कठोरता से सच्चाई का आईना दिखाता है। वो कहता है कि असली सच तो केवल उसका लाडला बेटा करण ही बता सकता है, क्योंकि वही है जो लगातार झूठ बोल रहा है। वो तुलसी से आग्रह करता है कि वो जाकर सीधे करण से इस बारे में सवाल करे, लेकिन एक मां के रूप में तुलसी अपने विश्वास के आखिरी तिनके को पकड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि करण ने मां की कसम खाई है, इसलिए वो झूठ नहीं बोल सकता। इस पर गौतम एक ऐसी बात कहता है जो तुलसी के विश्वास की नींव को हिलाकर रख देती है। वो कहता है कि समय के साथ लोग बदल जाते हैं मां। यह सुनकर तुलसी के पास कहने को कुछ नहीं बचता और वो बाद में बात करने का कहकर फोन काट देती है। इसके बाद अकेले में तुलसी का मन विचारों के बवंडर में फंस जाता है। वो खुद से बात करती है कि अपनी देखी हुई सच्चाई, गौतम द्वारा बताई गई सच्चाई और अब इस तस्वीर वाली सच्चाई के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करती है। उसका मन बस एक ही सवाल पर आकर अटक जाता है कि करण आखिर तू कर क्या रहा है। अगले सीन की शुरुआत करण के गुप्त जीवन की एक और झलक से होती है। वो उसी लेडी को उसके फ्लैट पर लेकर आता है। तभी अचानक उस लेडी को चक्कर आने लगता है और वो लड़खड़ाने लगती है। तो करण फुर्ती से उसको संभालता है और उसको सोफे पर बिठाकर उसको पानी पिलाता है। वो चिंता से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो वो औरत कहती है कि उसको अचानक एक एंजाइटी अटैक आया और उसका सिर घूम गया, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। तो करण उसको दिलासा देता है कि डॉक्टर ने तो कहा था कि उसकी तबीयत में सुधार हो रहा है। जब वो डॉक्टर को फोन करने की बात करता है तो वो औरत उसको रोक लेती है। वो उसे अपने पास रहने के लिए कहती है और शिकायत करती है कि वो आजकल बहुत भागदौड़ कर रहा है। वो अपना सिर करण के कंधे पर रखकर आराम करने लगती है। तभी इस अतरंग पल में वो औरत करण से कहती है कि अब उसको अच्छा महसूस हो रहा है और वो चाहती है कि उनका बेटा रियो भी जल्दी से वापस आ जाए। तो करण पूछता है कि वो कब आ रहा है, जिस पर वो औरत कहती है कि वो आज रात को ही आ रहा है। इसके बाद वो औरत करण से जिद करती है कि आज रात वो कहीं नहीं जाएगा और उन दोनों के साथ ही डिनर करेगा। तो करण भी प्यार से हामी भरता हुआ नजर आता है। इस पर वो औरत कहती है कि तुम जितने अच्छे हस्बैंड हो ना, उतने ही अच्छे फादर भी हो। तभी ठीक उसी पल कैमरा बगल की टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम पर जाता है, जिसमें करण और वो औरत की शादी के जोड़े में एक तस्वीर होती है। तो ये एक ऐसा खुलासा होता है जो करण के झूठ की सारी परतों को उधेड़ कर रख देता है। अगले सीन में हम नंदिनी को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में उदास बैठी होती है और अपने फोन पर करण के साथ अपनी तस्वीरें देख रही होती है। टीवी चल रहा होता है लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। तभी तुलसी कमरे में आती है और टीवी को बंद करती है और नंदिनी के पास आकर बैठ जाती है। तुलसी पूछती है कि क्या हुआ, तो नंदिनी अपनी बेचैनी व्यक्त करती है। वो कहती है कि करण की कसम खाने के बाद उसे अब अच्छा महसूस करना चाहिए, लेकिन वो अब भी वैसे ही चिंतित और बेचैन है। उसे अब भी करण पर भरोसा नहीं हो रहा है। यह सुनकर तुलसी एक बड़ा कदम उठाती है। वो गौतम द्वारा भेजी गई फोटो नंदिनी को दिखाती है और पूछती है कि क्या ये वही लेडी है जिसे उसने करण के साथ देखा था। तो नंदिनी तुरंत वो देखकर पुष्टि करती है कि हाँ, ये वही लेडी है। इसके बाद जब नंदिनी पूछती है कि यह तस्वीर तुलसी के पास कहां से आई,
तो तुलसी सवाल को टाल देती है और एक बार फिर पुष्टि मांगती है। तो नंदिनी के 100% पुष्टि करने के बाद तुलसी एक और बम फोड़ती है। वो बताती है कि जब वो मलाबार हिल गई थी तो वो इस महिला से नहीं बल्कि किसी और से मिली थी। ये सुनकर नंदिनी कहती है कि इसमें और समझने वाली बात कोई है ही नहीं, क्योंकि यह साफ हो चुका है कि करण फिर से झूठ कह रहा है। लेकिन एक माँ का दिल अभी भी अपने बेटे को निर्दोष मानना चाह रहा होता है। तुलसी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि करण ने बा की कसम खाई है। तो नंदिनी अब हताश हो जाती है। वो कहती है कि सच्चाई सामने आने के बाद भी तुलसी अपने बेटे का ही पक्ष ले रही है। वो आरोप लगाती है कि तुलसी के लिए उसका बेटा कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो ये बात तुलसी को चुभ जाती है। वो नंदिनी को कहती है, ये तू सोच रही है नंदिनी? मैं मानती हूं कि मेरे बच्चे मेरी जान है, लेकिन मैंने आज तक अपने बच्चों की गलती पर पर्दा नहीं डाला है नंदिनी। और क्या तुझे सबूत देना पड़ेगा अब मुझे? तो नंदिनी को जब एहसास होता है कि उसने तुलसी पर अपने बेटे का पक्ष लेने का आरोप लगाकर उन्हें दुख पहुंचाया है, तो वो तुरंत माफी मांगती है। वो सफाई देती है कि उसका वो मतलब नहीं था, लेकिन वो खुद इतनी परेशान है कि उसके मुंह से ऐसा निकल गया। इसके बाद वो अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहती है कि उसने सच्चाई अपनी आंखों से देखी है और शायद तुलसी ने नहीं देखी, इसलिए वो करण पर विश्वास कर रही है। वो तुलसी को पूछती है कि अब वे सच्चाई का पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि उसे नहीं लगता कि करण अब कुछ बताने वाला है। इस पर तुलसी का चरित्र अपनी पूरी ताकत और दृढ़ता के साथ सामने आता हुआ नजर आता है। वो नंदिनी को एक अटूट वादा करती है। वो कहती है कि करण उसे कुछ बताए या ना बताए, वो खुद सच तक पहुंचकर रहेगी। और अगर इस सच्चाई की राह में उसका अपना बेटा गलत साबित हुआ तो वो उसका नहीं बल्कि नंदिनी का साथ देगी। इसके बाद वो अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है कि अगर उसका बेटा धोखेबाज निकला तो वो उसका साथ कभी नहीं देगी। अगले सीन में हम परी को देखते हैं, जहां वो अजय के घर हुए अपमान के बाद अकेले में रो रही होती है। उसकी मासूम बेटी गरिमा उसको बड़ों की तरह समझा रही होती है कि बड़े लोग रोते नहीं हैं। इसके बाद वो अपनी माँ को आंसू पोंछने के लिए टिश्यू देती है और बार बार न रोने की गुजारिश करती है। तभी मिहिर इतने में कमरे में आता है। उसकी आवाज सुनते ही परी तुरंत अपने आंसू पोंछ लेती है और खुद को व्यस्त दिखाने की कोशिश करती है। तभी मिहिर गरिमा से प्यार से बात करने लगता है, लेकिन गरिमा अपनी मासूमियत में बता देती है कि उसकी माँ रो रही है। वो मिहिर को बताती है कि उसकी माँ तब से लगातार रो रही है जब से वो सनी के घर से वापस आई है। तो ये सुनकर मिहिर का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत गरिमा को प्यार से बहलाकर खेलने के लिए वहां से भेज देता है, ताकि वो अपनी बेटी से अकेले में बात कर सके। इसके बाद वो परी के पास जाता है और उसको प्यार से बिठाने लगता है और बहुत ही नरम लहजे में पूछता है कि उसे हुआ क्या है। तो इस पर परी फूट फूट कर रो पड़ती है और अपने पिता के सामने अपना सारा दर्द बयां कर देती है। वो उसको कहती है कि कैसे अजय के घर में उस पर झूठे आरोप लगाए गए और उसको अपमानित किया गया, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी। तो मिहिर उसको गले लगाकर शांत करता है। उसका गुस्सा भड़क उठता है और वो कहने लगता है कि वो अभी जाकर अजय के परिवार से बात करेगा, लेकिन परी उसको रोक लेती है। वो कहती है कि वो इस मामले को और नहीं बढ़ाना चाहती। वो हार मान चुकी होती है और खुद को ही दोषी ठहराते हुए कहती है कि उसे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। वो अपना सबसे बड़ा डर व्यक्त करती है कि अजय का परिवार उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और वो उनके लिए हमेशा वही पुरानी वाली परी रहेगी जिसने उन्हें दुख दिया था। वो कहती है कि यही कारण है कि वो अजय को भी उनके रिश्ते को भूल जाने के लिए कहती है। इसके बाद मिहिर अपनी बेटी की बेबसी को समझता है। वो उसको सांत्वना देते हुए स्वीकार करता है कि जीवन में कुछ घाव और यादें ऐसी होती है जो समय के साथ भी कभी पूरी तरह से नहीं मिटती। इसके बाद जब परी थोड़ी शांत हो जाती है तो मिहिर इधर एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसके भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाता है। वो सीधे सीधे पूछता है कि क्या उसने कभी अपने जीवन में आगे बढ़ने और दोबारा शादी करने के बारे में सोचा है, या उसका इरादा हमेशा अकेले रहने का है। तो इस पर परी इस सवाल को हल्के में लेने की कोशिश करती है और कहती है कि वो अकेली कहाँ है, उसके पास तो उसका पूरा परिवार है। वो कहती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उन सबके साथ बिता सकती है। इसके बाद वो मिहिर से पूछती है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो मिहिर इस पर परी को प्यार से डांटता है और कहता है कि उनके परिवार की वो जान है और ऐसी बातें वो न सोचे। इसके बाद मिहिर अपनी बात का असली उद्देश्य बताता है। वो कहता है कि वो ये सवाल अपनी नातिन गरिमा के भविष्य को ध्यान में रखकर पूछ रहा है। वो परी के सामने एक भविष्य की तस्वीर रखता है और पूछता है कि जब गरिमा बड़ी हो जाएगी और उसे अपनी जिंदगी में एक पिता की कमी महसूस होगी, या जब वो अपनी माँ और पिता दोनों को एक साथ चाहेगी, तब परी क्या करेगी। तो परी जवाब देती है कि वो गरिमा को समझाएगी और उसे माँ और बाप दोनों का प्यार वो दे रही है। इस पर मिहिर उसको जीवन की एक गहरी और व्यवहारिक सच्चाई से अवगत कराता है। वो कहता है कि वो मानता है कि एक बच्चे के जीवन में माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन एक पिता की भी अपनी एक अलग और महत्वपूर्ण जगह होती है। वो परी की तारीफ करता है कि वो अकेले ही गरिमा के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी एक पिता की जरूरत को नकारा नहीं जा सकता। वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वो चाहता है कि गरिमा के जीवन में एक ऐसा पिता आए जो उसकी परी का भी उसी तरह ख्याल रखे जैसे वो खुद रखता है उसका। फिर अंत में मिहिर अपनी बात को एक और भावनात्मक स्तर पर ले जाता है। वो परी से कहता है कि वो जानता है कि वो बहुत मजबूत है, लेकिन जीवन के सफर में एक ऐसा टाइम जरूर आता है जब हर किसी को एक जीवन साथी के सहारे की जरूरत पड़ती है।
वो कहता है कि शायद उसे आज उस साथी की कमी महसूस न हो, लेकिन भविष्य में जरूर होगी। इसीलिए लाइफ में एक ऐसा साथी होना बहुत जरूरी है जो उम्र के हर पड़ाव पर और अंत तक साथ निभाए। फिर परी के साथ एक गहरी और भावनात्मक बातचीत के बाद मिहिर माहौल को थोड़ा और व्यक्तिगत बनाने का फैसला करता है। वो परी से परमिशन मांगता है कि क्या वो उसे एक और बात कह सकता है। तो परी जब उसको अपना बेस्ट फ्रेंड कहकर बात करने की पूरी आजादी देती है तो मिहिर एक दोस्त की तरह उसे एक सुझाव देता है। वो कहता है कि जिस जीवन साथी की वो बात कर रहा है उस भूमिका के लिए आर्यन कैसा रहेगा। तो ये सवाल सुनते ही परी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस चुपचाप हैरानी और शायद थोड़े से असमंजस के साथ अपने पिता को देखती रहती है। अगले सीन की शुरुआत देव और सलोनी के बीच एक तीखी बहस से होती है। देव गुस्से में सलोनी को समझा रहा होता है कि रिश्तों में सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, बल्कि खुश रहना भी जरूरी है। तो सलोनी कहती है कि वो तो यहाँ बहुत खुश है, लेकिन देव अपनी खुशी की बात कर रहा होता है। वो कहता है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहता, बल्कि सूरत वापस जाना चाहता है जहाँ वो ज्यादा खुश है। तभी सलोनी उसकी असली मंशा को पकड़ लेती है। वो कहती है कि जब से वे लोग सूरत से बापची से मिलकर आए हैं, देव के सिर पर डायमंड किंग बनने का भूत सवार हो गया है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि वीरानी इंडस्ट्रीज को उसकी ज्यादा जरूरत है, लेकिन देव इस बात से एग्री नहीं करता। वो कहता है कि वीरानी इंडस्ट्रीज में इतने सारे लोग हैं कि उसको हिस्सा के तौर पर ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला और उनका भविष्य ऐसे सिक्योर नहीं होगा। जबकि सूरत में सिर्फ सलोनी और उसका भाई है, तो वहां उसके लिए मौके ज्यादा हैं। तभी ठीक उसी टाइम पार्थ वहां आ जाता है और कहता है कि देव बिल्कुल गलत सोच रहा है। तभी देव पार्थ पर उनकी बातें सुनने का आरोप लगाता है, लेकिन पार्थ कहता है कि देव इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि उसको सब कुछ सुनाई दे गया। इसके बाद पार्थ सलोनी का पक्ष लेते हुए कहता है कि वो गलत नहीं है। इस पर देव का गुस्सा और भी भड़क जाता है। वो पार्थ को कहता है कि वे दोनों बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि पार्थ मेहनत करके पैसा कमाना चाहता है, जबकि वो यानी कि देव जल्दी से जल्दी और अकेले ही अमीर बनना चाहता है, न कि 50 लोगों में अपना हिस्सा बांटकर। सलोनी को देव की ये सोच पसंद नहीं आती। वो कहती है कि अमीर बनने का सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन घर जमाई बनकर ये सपना पूरा करना उसको मंजूर नहीं। तो देव गुस्से में कहता है कि अगर उसको उसकी सोच से इतनी प्रॉब्लम थी तो उसने उससे शादी ही क्यों की। तब सलोनी कहती है कि उसको शादी से पहले उसकी सोच के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था। तो देव चिल्लाकर कहता है तो फिर छोड़ दो मुझे। तो इस पर पार्थ वहीं खड़ा बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन देव उस पर पति पत्नी के बीच में आने का आरोप लगाता है। पार्थ कहता है कि वो भाई और भाभी के बीच में आ रहा है और ये उसका हक है, लेकिन देव इस बात को और भी पर्सनल बना देता है और वैष्णवी का नाम लेकर पार्थ को ताना मारता है कि वो खुद जाकर अपनी लव लाइफ संभाले। तो पार्थ को ये बात बहुत बुरी लग जाती है। वो देव को घटिया सोच वाला इंसान कहता है और सलोनी से माफी मांगते हुए वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद सलोनी देव को पूछती है कि उसने पार्थ से ऐसा क्यों कहा। इस पर देव कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि पार्थ खुद तो अपने दादू के टुकड़ों पर पल रहा है और उसको चला आया नसीहत देने। उधर दूसरी तरफ मिहिर तुलसी को बता रहा होता है कि उसने परी से आर्यन के बारे में बात कर ली है। तो तुलसी ये सुनकर हैरानी और थोड़ी नाराज होती है, क्योंकि उसने मिहिर से जल्दबाजी न करने को कहा था। लेकिन मिहिर सफाई देता है कि उसने कुछ प्लान नहीं किया था, बस सही मौका देखकर बात कर ली। जब तुलसी पूछती है कि परी ने क्या कहा इस पर, तो मिहिर कहता है कि उसने सिर्फ सुना, कुछ नहीं कहा। तो इस पर तुलसी दोबारा कहती है कि यह परी के लिए एक नाजुक समय है और उसे अपना फैसला खुद लेने देना चाहिए। तभी ठीक उसी समय करण इधर फोन पर बात करते हुए नीचे आता है। वो किसी से कह रहा होता है कि वो घर से निकल रहा है और डिनर तक पहुंच जाएगा। ये कहते हुए वो घर से बाहर निकल जाता है। तो ये सब तुलसी देख लेती है। उसके मन में शक की घंटी बज उठती है। वो सोचती है कि क्या करण वापस उसी घर उसी औरत के पास जा रहा है। इस बार तुलसी का चेहरा दृढ़ निश्चय से भर जाता है। वो मनी मन फैसला करती है कि आज करण उससे झूठ नहीं बोल पाएगा। और इसी दृढ़ संकल्प और एक आने वाले टकराव के संकेत के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप क्योंकि सास भी कभी बहू के फैन हैं और कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड के अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।